हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी स्पेशल सीरीज सपनों से सिलेक्शन तक में आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस सोनी झुंझुनूवाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन सोनी फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट। terms of material and in terms of other support as well. And yes, it feels really good finally to be a part of this. So काफ़ी अच्छा लग रहा है अब कि after appearing for multiple exams, yes, that I am finally able to ace SEBI and would be able to work in such a great organization. तो सभी ऑडियंस को मैं सोनी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने लेडीज़ श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था 18 में, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया 22 में। उससे पहले ने डेलोइट के साथ काम किया है, फिर अभी आप अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन रहता है कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से की, क्या सोर्सेज फॉलो किए थे फेज 1 फेज 2 के लिए, दोनों के लिए? सर मेरे लिए सोर्स का जो प्राइमरी सोर्स था मेरा वो CGB का कंटेंट था। मैं जितने भी CGB में जो मटेरियल प्रोवाइड होते थे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स मैं उनको रेफर करती थी। What were the main source for the finance? सर फॉर द फाइनेंस ऑनेस्टली आई वुड से CGB मटेरियल वाज heavenly. Why I'm saying because it gave a complete balance of the theoretical aspect as well as the current aspect. तो जब दोनों ही एस्पेक्ट्स मेन कंटेंट में मिल जाता है तो जो हम पढ़ रहे होते हैं वो बहुत रेलेवेंट फील होता है। सो आई वुड से दैट यू वर वेरी हेल्पफुल इन दैट। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट CGB if I can. So one thing which ki they don't create fear mongering. Like normally coaching industries काफ़ी ज़्यादा fear create करते हैं about all the exam, but I think CGB reality रखते हुए at the same time content ऐसा देता है, at the same time teachers इतने easy way में पढ़ाते हैं कि concept हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता है, बहुत effortlessly concepts clear हो जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी स्पेशल सीरीज सपनों से सिलेक्शन तक में आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस सोनी झुंझुनूवाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन सोनी फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट। सोनी ने CB ग्रेड एग्ज़ाम क्लियर किया है 25 में जो नोटिफिकेशन आया था। तो थैंक यू सो मच सर। सोनी, कैसा फील हो रहा है अभी, इतना सारा स्ट्रगल, मल्टीपल एग्जाम्स और फाइनली CB ग्रेड ए? First of all, thank you so much, sir. And I think this success is very much attributed to what the CGB actually give in terms of material and in terms of other support as well. And yes, it feels really good finally to be a part of this. So काफ़ी अच्छा लग रहा है अब कि after appearing for multiple exams, yes, that I am finally able to ace SEBI and would be able to work in such a great organization. ओके, तो सभी ऑडियंस को मैं सोनी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने लेडीज़ श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था 18 में, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया 22 में। उसके बाद उससे पहले आपने डेलोइट के साथ काम किया है, फिर अभी आप अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे थे। ओके, तो सोनी सबसे पहले तो सोर्सेज की बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट से। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन रहता है कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी, क्या सोर्सेज फॉलो किए थे फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए, दोनों के लिए? श्योर सर। सो सर मेरे लिए सोर्स का जो प्राइमरी सोर्स था मेरा वो CGB का कंटेंट था। लाइक मैं जितने भी CGB में जो मटेरियल प्रोवाइड होते थे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स मैं उनको रेफ़र करती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस मेरा BCom ऑनर्स का बैकग्राउंड था एंड देन ऑल्सो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का जो बैकग्राउंड था, दैट ऑल्सो हेल्प्ड मी अ बिट बिकॉज वो पहले से एक अंडरस्टैंडिंग थी। बट डेफिनेटली जो प्राइमरी सोर्स था वो मेरा कम्प्लीटली CGB का ही था। ओके ओके, सोनी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग भी है। तो डिसाइड कैसे किया कि मुझे CGB से ही पढ़ना है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या है ना, 3-4 सोर्सेज को फॉलो करने लग जाते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की हैबिट है कि वहाँ से भी मटेरियल कलेक्ट कर लिया, वहाँ से भी। तो आपने CGB को ही चुनने का स्पेशल कोई रीज़न? सर वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये मेरे लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होता
बट एक्चुअली माई फ्रेंड नाउ माई हस्बैंड अभिषेक, उन्होंने मुझे फाइंड करके दिया. ही वॉज फाइंडिंग द बेस्ट कोचिंग इन द मार्केट फॉर दिस एंड ही फाउंड आउट CGB. देन मैंने भी जो कंटेंट था सिर्फ फॉर सर्टन सब्जेक्ट्स मैंने स्टार्टिंग के लिए देखा एंड आई रियली फाउंड द कंटेंट टू बी रियली गुड, क्योंकि कंटेंट्स क्रिस्प भी था एट द सेम टाइम. सारे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव वो सब कुछ कवर्ड थे. That is when I decided that yes, I will pursue with this only. ओके ओके. सोनी, इससे पहले भी जैसे PFRDA इंटरव्यू में अपीयर हुए, सेबी लास्ट ईयर आपका मेंस नहीं निकला था, IFSCA मेंस में भी मिस कर गए थे, तो कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन भी आता है जब मल्टीपल फेलियर्स होते हैं. तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे? सर हाँ, डेफिनेटली जब इतने फेलियर्स भी आते हैं एट द सेम टाइम तो काफ़ी डीमोटिवेटिंग फील होता है. इस चीज़ के लिए ऑनेस्टली आई वुड एट्रीब्यूट दिस टू माय हस्बैंड अभिषेक. वो बहुत ही सपोर्टिव थे पूरे टाइम. उन्होंने मुझे काफ़ी अपलिफ्ट किया एंड आई थिंक ऐसे टाइम पे जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं समझ पाई, जो उन्हें मुझे अपलिफ्ट करके सिखाया कि अपने पर भरोसा रखना ज़रूरी होता है. हमें खुद को पता होता है हमने कितनी प्रिपरेशन करी है. हमें बस आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने क्या लूप होल्स छोड़े जिसके कारण हमारा मिस हुआ. तो वंस वी आइडेंटिफाई दैट एंड वर्क ऑन इट, डेफिनेटली वी गेट टुवर्ड्स द सक्सेस. ओके ओके. सोनी, लास्ट सेबी में आपका मेंस मिस हो गया था, इस बार आप फाइनल सिलेक्शन, क्या चेंजेस किए थे प्रिपरेशन में? सर अगर मैं 24 की बात करूँ तो आई थिंक मैंने उस टाइम पर 2 मिस्टेक्स करी थी. वन वाज कि मेरे पास आई थिंक थोड़ा टाइम की कमी थी, बिकॉज आई फील कि मैं अपना प्रॉपर सिलेबस का कवरेज उस टाइम पर नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ द क्वांटम ऑफ टाइम आई हैड. सेकेंडली आई थिंक सर उस समय मुझे भी थोड़ा बिलीफ का इशू था, बिकॉज ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इट सेल्फ जब मैं फ़ेज़ 2 के लिए अपीयर कर रही थी, आई फेल्ट लाइक मे बी आई वोंट बी एबल टू क्लियर दिस. एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द वेरी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जिसके कारण मेरा क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज आई मिस्ड बाय वेरी स्मॉल मार्जिन फॉर फेज़ 2. सो आई थिंक इसलिए सेल्फ बिलीफ इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ़ वी परस्यू थिंग्स विद सेल्फ बिलीफ डेफिनेटली चीज़ें हो जाती हैं. ओके ओके. तो सोनी, अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज ही. Sure, sir. पेपर 1 जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है आपका फेज़ 1 में. क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत ही बेसिक नेचर के आते हैं, GA भी, और आपका 30 मार्क्स लेने होते हैं. दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर द स्टूडेंट्स. मेन जो है आपका पेपर 2, क्योंकि आपका फेज़ 2 में भी वही सिलेक्शन में रोल प्ले करता है. मैक्सिमम वेटेज उसी की होती है, 2/3 आपकी वेटेज पेपर 2 की होती है फेज़ 2 में. सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और कोस्टिंग की. बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, और कुछ मिथ भी रहते हैं कि हमें ICMI की बुक से पढ़ना चाहिए डिटेल में. तो अपने सोर्सेज को लिमिट रखना, और क्या स्ट्रेटजी रही थी इन सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली, दोनों सब्जेक्ट की? राइट सर. सो सर फर्स्ट टाइम जब 2024 में मैं सेबी के लिए अपेयर कर रही थी तो मुझे भी इसी टाइप के थॉट्स थे कि बहुत कुछ करना पड़ता है एंड ICMI सब कुछ करना होगा एंड कंसेप्ट्स क्लियर करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं. उसके कारण बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था. बट सर जब मैंने पेपर देखा 24 में तो आई रियलाइज्ड कि इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी. ये सब काफ़ी मिथ थे एक्चुअल में, जिस पर मैं भी बिलीव कर रही थी. इस टाइम जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने बहुत डिफाइंड रखा कि फर्स्टली तो मैं कंप्लीट मटेरियल को कंप्लीट करूँगी. अगर मैं मटेरियल पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ एंड MCQs को इफ़ आई एम एबल टू डू, देन आई विल गो टुवर्ड्स एनी अदर थिंग. बट ऑनेस्टली इसके अलावा मुझे कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ी. आई वेंट थ्रू ऑल द PDFs दैट वर गिवन. सारे के सारे PDFs मैंने गो थ्रू किए. जहाँ पर भी मुझे PDFs में डाउट आते थे, आई यूज़ टू ओपन द वीडियो फॉर दैट रेलिवेंट उतने टाइम के लिए, और मैं वीडियोस वॉच करके उनको समझ लेती थी. तो वही सर, बस आई थिंक मेरे को PDF से पढ़ना, देन सम रिविजन, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद चीज़ें याद नहीं रहती हैं, एंड देन डूइंग द MCQ. आई नो ये बहुत बेसिक साउंड करता है, बट आई थिंक यही बेसिक चीज़ें ही हैं जो कि इफ़ वी डू इन द एग्जामिनेशन तो हमारे एग्जामिनेशन क्लियर हो जाती है, विच आई सॉ दिस टाइम एक्चुअली कमिंग ट्रू. आई वेंट टू द PDFs कॉस्टिंग के लिए भी एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए भी.
आई थिंक जो अपडेटेड पीडीएफ्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे वे में प्रिपेयर्ड है. इनफैक्ट द बुलेट के वे में सारे के सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड है कि हमें खुद के नोट्स मेक करने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है. मैं नॉर्मली भी पीडीएफ्स में ही नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, बट इन दिस इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड थे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल्ड में हाईलाइटेड थे. बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं था कि कुछ भी और करने की ज़रूरत हो, बस वो पीडीएफ्स को गो थ्रू कर लेने से इट बिकेम वेरी इजी. ओके ओके. तो इन्हीं सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग की. न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं काफ़ी न्यूमेरिकल, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें तो इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक जिन पे आपने फोकस रखा था और जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको एडवाइज करना चाहोगे कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग में इन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस रखना है जहाँ से आपका आउटपुट ज़्यादा आ रहा है? सर आई थिंक ओवरऑल यहाँ पर कॉमर्स अकाउंटेंसी को हम मे बी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है जो कि एएस रिलेटेड पार्ट है, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनको आई थिंक समझना भी बहुत मुश्किल नहीं होता और उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हैं. तो प्रॉब्लम ये होती है कि शायद हम एज एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा उसके टेक्निकलिटीज़ में चले जाते हैं, जो कि मे बी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट ना हो फॉर द टाइम बीइंग. क्योंकि इफ़ सीएस की बात करें तो वो भी सेम इंड एएस या एएस पढ़ते हैं, तो ऑफ कोर्स डेप्थ डिफरेंस होती है. तो वहाँ पर आई थिंक हमें कितने डेप्थ में जाना है वो सीजीबी में आई थिंक जितना दिया हुआ है उतना इनफ होता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है. देन उस पार्ट पर अगर हम उतने ही लेवल पे फोकस करें तो आई थिंक वो काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है. एंड सेकेंडली अकाउंटिंग फॉर शेयर्स वाले जो एस्पेक्ट है जिसमें बोनस ईसॉप्स ये सब होते हैं, तो उससे कुछ क्वेश्चन होते हैं. And needless to mention, ratios are very important. Very important. That is important, so in fact, not just from the exam perspective, but also from the interview perspective at times. For example, मेरे PFRDA interview में they asked me about ratios. So I think अगर ratios में clarity है तो वो काफ़ी help करेगा. I completely understand it's very formula intensive. बट अगर उसको हम समझकर याद करने की कोशिश करें तो इट बिकम्स वेरी ईजियर. और मे बी 2-3 टाइम्स अ डे अगर हम उन फॉर्मूलाज को देख ले, वी कैन कीप इट इन अ पेपर सेपरेटली एंड देन रिवाइज इट ओवर एंड अगेन. तो इट हेल्प्स अ लॉट. आई थिंक दैट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल. ओके, अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा फैक्चुअल सब्जेक्ट है, कंपनी एक्ट. बहुत सारे फैक्ट्स याद करने होते हैं और सिमिलर से भी फैक्ट होते हैं. जैसे नंबर ऑफ डेज़ की बात करें तो बहुत सारे डेज़, जैसे टाइमलाइन होती है, कहीं पर आईपीओ के लिए है, प्रोस्पेक्टस के लिए टाइमलाइन है, कहीं पेनल्टी, कहीं पर अपील के लिए टाइमलाइन है, जैसे एनसीएलटी एनसीएलएटी में बात करें, कहीं जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे टाइमलाइन है. Yes, तो sir. बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं. तो कंपनीज एक्ट को क्रैम करने की तरह से क्रैम ही करना होता है आपको, वो बहुत सारे फैक्ट्स. तो उसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपने फॉलो की हो? यस सर, डेफिनेटली कंपनीज एक्ट कम्प्लीटली क्रैम करने का होता है. फॉर मी सर, जब मैंने शुरू किया, मैंने एक बार ही सब कुछ को रीड करके समझने का पहले चैप्टर वाइज कोशिश किया. तो चैप्टर सब पूरा समझने के बाद से हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है. तो जब हमारे माइंड में वो एक माइंड मैप जैसा क्रिएट हो जाता है कि ओवरऑल ये चैप्टर किस सेक्शन के थ्रू क्या कहना चाहता है, तो आई थिंक हमारा माइंड चीज़ों को ब्लॉक्स में रिटेन करने लगता है. तो वो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए. नीडलेस टू से ऑब्वियसली सिंस इतने सारे डेज होते हैं सर, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. तो आई थिंक वो हर किसी के लिए थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं जो वो याद नहीं कर पाते हैं. तो मुझे जो भी चीज़ें याद नहीं रहती थी आफ्टर 2 रीडिंग्स में भी, फर्स्ट माइंड मैप क्रिएशन और सेकंड एक बार याद करने के बाद, तो मैं उन्हें सेपरेट पेपर में लिख के रखती थी. क्योंकि अगर 90% डेटा रिटेन हो गया है, जस्ट 10% है, तो 10% के लिए पूरे रिविजन्स वुड वेस्ट द टाइम. तो मैं उन 10% को हाईलाइट करके या एक सेपरेट पेपर में लिख कर रखती थी, जहाँ से मैं उनको ओवर एंड अगेन रिवाइज करती थी. एंड आई थिंक MCQs यहाँ पर सर बहुत हेल्पफुल होते हैं. इनिशियली मैंने ये नहीं अडॉप्ट किया था, बट लेटर व्हेन आई अडॉप्टेड इट, एक्चुअली उसके कारण से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहने लगी, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ डेज. नेक्स्ट थिंग कम्स इज पेनाल्टीज़. तो मुझे इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी.
तो मैंने सेक्शन वाइज एंड चैप्टर वाइज सारे पेनाल्टीज एक साथ रख लिए थे एंड आई ट्राई टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम so that I can remember. So I think that is the best can be done about penalties. But yeah, days and all, I think we can have create some sort of logical sequence for us, and उस way में we can remember it. ओके ओके। अब बात करते हैं फाइनेंस। फाइनेंस भी अगेन मिक्स ऑफ थ्योरी प्लस फैक्चुअल प्लस आरबीआई सर्कुलर्स, एबी सर्कुलर्स। सो व्हाट स्ट्रेटजी यू फॉलोड, व्हाट वर द मेन सोर्स फॉर द फाइनेंस? Okay. So for the finance, honestly, I would say CGB material was heavenly. Why I'm saying, because it gave a complete balance of the theoretical aspect as well as the current aspect. तो जब दोनों ही एस्पेक्ट्स मेन कंटेंट में मिल जाता है तो जो हम पढ़ रहे होते हैं वो बहुत रेलेवेंट फील होता है। तो मेरे लिए कंप्लीट सोर्स फिनेंस का अगेन यही CGB का ही था, इनफैक्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सो मैंने सारे PDFs गो थ्रू किया। आई थिंक जो फर्स्ट PDF है विच रिलेट्स टू द इंडियन फिनेंशियल सिस्टम, जिसमें काफ़ी सारे और बॉडीज़ के बारे में बातें हैं, तो दैट समटाइम्स माइट बिकम बोरिंग एंड वो फर्स्ट चैप्टर है तो मतलब मेरे लिए वो थोड़ा डिस्करेजिंग हो गया था इनिशियली। बट मैंने फिर डिसाइड किया कि फाइनेंस इज़ सपोज टू बी इंटरेस्टिंग, तो क्योंकि अब पढ़ना है तो अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा रखना होगा। तो मैंने फिर उस चैप्टर को छोड़कर जब मैंने बाकी कुछ पढ़ा तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आई थिंक वन रीडिंग के बाद से उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते थे आई यूज टू हाईलाइट दैट इन माई नोट्स एंड बस फिर मैं हाईलाइटेड एरियाज़ को पढ़ती थी एंड देन आई यूज टू डू द MCQs। इनफैक्ट नॉट दैट फॉर 100% ऑफ द चैप्टर्स मैं MCQs नहीं भी कर पाई थी, बट येट आई थिंक MCQs काफ़ी हेल्पफुल है। अगर वो करे तो इट वुड बी इवन मोर हेल्पफुल। ओके ओके। कई बार ऐसा नहीं लगा जब आप सिर्फ CGB फॉलो कर रहे थे तो माइंड में जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है, मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि मेरा कुछ मिस ना हो जाए, कहीं दूसरे कोचिंग का मटेरियल है उसमें कंटेंट ज़्यादा हो, कभी ऐसा नहीं फील हुआ? सर डेफिनेटली 2024 के टाइम पे जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी और उस कारण से मैं कंप्लीट फोकस एक जगह पर नहीं कर पा रही थी। बट जब मैंने एग्ज़ाम देखा और सिंस मैंने कंटेंट देखा हुआ था CGB का, तो उसके बाद से आई बिकेम 100% श्योर कि देर इज़ नो गोइंग बैक। अब मैं कम्प्लीटली CGB मटेरियल फॉलो करूँगी बिकॉज सर जितना भी एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट होता है आई थिंक सब कुछ कवर्ड होता है, इवन जो रीसेंट अपडेट से रिलेटेड होता है। तो एग्ज़ाम के पहले जो लास्ट मिनट PDFs होते हैं तो उन सब में वो सारे रीसेंट कंटेंट भी बहुत ब्यूटीफुली कवर्ड होते हैं। सो आई फेल्ट दैट 2024 के टाइम पे नॉट दिस टाइम एंड आई कुड क्लियरली स्टिक टू इट, सो दैट हेल्प्ड मी अलॉट। आई थिंक अगर मैं भी बाकी जगह जाती मल्टीपल सोर्सेज कवर करना ह्यूमनली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड कंटेंट सर बल्कि होना आई थॉट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर बहुत सारा कंटेंट है तो वो ज़रूरी नहीं है अच्छा हो, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में भी बुक्स बहुत मोटी होती हैं, बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। तो आई थिंक CGB उसमें काफ़ी अच्छे से वो मटेरियल को प्रेजेंट करते, सो आई डिड नॉट गो एनीवेयर एल्स। ओके ओके। अगेन मैनेजमेंट इज़ ए थ्योरेटिकल पार्ट, तो उसमें कैसे प्रिपरेशन की थी? ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती जैसे जनरली स्टूडेंट्स को? तो और किन स्पेसिफिक चैप्टर जिन पे ज़्यादा फोकस किया था जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं? सर मैंने लीडरशिप चैप्टर, मोटिवेशन चैप्टर एंड कम्युनिकेशन चैप्टर, क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है प्लस उससे 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड जो फर्स्ट चैप्टर होता है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड, सर इन चैप्टर पर मेनली फोकस किया था एंड आई थिंक इट हेल्प्ड। एग्जाम में मेजरली इन्हीं एरियाज से पूछे जाते हैं, सो आई थिंक दैट वाज ऑल आई डिड। ओके। एंड नाउ इकोनॉमिक्स? Economics, sir, the source was same each of the PDFs. तो maybe since मेरा background commerce में and I've had economics as a minors मेरे graduation के time पे, तो I did not find it very challenging to understand the concepts, क्योंकि मेरे concepts शायद वहाँ से थोड़े covered भी थे। There were many aspects जो नहीं covered थे, for example money related कुछ concepts थे, but when I went through the PDF I could make sense of it। और कुछ जगह मुझे इकोनॉमिक्स में जो नहीं पढ़े हुए थे वहाँ पर जहाँ पर भी डाउट आई तो आई वेंट टू द वीडियो और तब मैंने वहाँ से किया एंड आई अंडरस्टैंड देयर माइट बी
people who do not have the relevant background, उन्हें videos की ज़रूरत पड़ सकती है. So by no way I'm saying कि PDFs से ही होना चाहिए. अगर किसी से नहीं हो रहा है तो they can definitely refer to the videos. In fact, it's much Yes. better to refer to it क्योंकि faster हो जाएगा फिर. ओके तो सोनी डेली का शेड्यूल क्या रहता था, कितने आवर्स स्पेंड करते थे? Sir, I think we do not need to spend a lot of hours, but consistency ज़्यादा important होती है क्योंकि अगर हम किसी एक दिन 8 hours पढ़ ले but किसी और दिन if we don't study, so that becomes a problem. So I wouldn't say I studied for 12 hours or so, but rather it was very nominal hours between like maybe 6 hours or so. That is what I studied, and I think so उतना sufficient होता है. तो इस बार के 25 के अटेम्प्ट के लिए कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? सर इसके लिए जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से आई थिंक इट वाज मे बी दिसंबर आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, बट बिकॉज मैंने PFRDA सर दिया था जो कि ऑलमोस्ट सेम सिलेबस पर है, तो इसीलिए आई डिड नॉट नीड टू वेरी मच डू इट मच बिफोर हैंड, तो दैट हेल्प्ड मी इन दिस अटेम्प्ट. ओके ओके तो जो पास्ट जैसे आपने अदर एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, PFRDA हैं, IFSC भी दिया है, तो सेबी भी दिया है, तो आपको सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम कौन सा लगा इनमें से? सर ऑनेस्टली मुझे कोई भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट वैसा नहीं लगा. आई माइट गेट हेट फॉर दिस इफ़ दैट्स द केस, बिकॉज या मैनी पीपल माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट, बट मुझे नहीं लगा कोई भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है. आई थिंक हर एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है, और मे बी वो किसी के स्किल सेट से कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम मैच कर रहा है, किसी से कुछ और मैच कर रहा है. तो आई थिंक अगर हम अपने स्किल सेट से रिलेटेड एग्ज़ाम देखें तो हमें वो पढ़ना काफ़ी ईजी लगेगा, एंड वंस दैट इज़ देयर तो कोई भी एग्ज़ाम से उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है. ओके ओके तो ओवरऑल CGB ने आपको कैसे हेल्प किया इस प्रिपरेशन जर्नी में? एनी स्पेसिफिक फैकल्टी जिसको आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं इस जर्नी के दौरान में, जो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया हो? So I would like to mention firstly you sir, you have always been there as a mentor. तो I remember मैंने 24, 25 all the time जब भी sir any sort of support जो भी मुझे needed था, you were always there to guide कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए, and not just in this manner but also sir in all the aspects. इंटरव्यू के भी टाइम पे सर I reached out to you और आपने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई which actually helped me also. So I would say that you were very helpful in that. And if I talk about the faculty members also, so Sapna ma'am, she was the one who was teaching us finance, accounts, costing, so a lot of the commerce subjects. So I think her few of the lectures were क्योंकि जो मैंने रेफर किए थे were very helpful, and I could really resonate with her also. So I really think that in that manner. So overall, from from my success perspective, I think CGB में सर मेरे को 2-3 चीज़ें जो अच्छी लगी, the content, the faculty support which was there, and yes, and one more thing I would like to mention about CGB if I can. So one thing which I felt that set CGB apart, in addition to the content that is provided, कि they don't create fear mongering. Like normally coaching industries काफ़ी ज़्यादा fear create करते हैं about all the exams, that exams बहुत difficult होते हैं, तो वो first ही students को biased कर देते हैं कि it's not possible for them. But I think CGB reality रखते हुए at the same time content ऐसा देता है, at the same time teachers इतने easy way में पढ़ाते हैं कि concept हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता है, बहुत effortlessly concepts clear हो जाते हैं. तो आई थिंक CGB में ये जो ओवरऑल पॉजिटिविटी जो प्रोवाइड की जाती है, लाइक ऑल द टीचर्स, ऑल द फैकल्टी मेम्बर्स, ईच एंड एवरी मेम्बर इन द टीम ऑफ CGB इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और बहुत पॉजिटिव वाइब आती है. तो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट. इवन अगर कुछ क्वेरी के लिए भी हम कभी कॉल करते हैं तो इवन द मैम हु इज़ देयर, शी इज़ वेरी सपोर्टिव, मोटिवेटिंग एंड पॉजिटिव. तो ओवरऑल एक पॉजिटिविटी खुद में भी क्रिएट होती है. तो आई थिंक जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करें तो इट्स नॉट स्टडीज़ अलोन विच हेल्प्स अस एस द एग्ज़ाम,
it's also the mental and emotional state. So I really feel that CGB has helped me in all these ways in reaching where I am. थैंक यू फॉर दिस वैल्यूबल फीडबैक सोनी। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इंटरव्यू, उसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। वी कैन नॉट इग्नोर एमएन phase 2 marks have great weightage in your final selection, but still 0.25 marks matter in the CB selection because vacancies are very less. Yes, sir. So how was the experience with the interview board? So the experience was very good. They were extremely cordial. Like there was no feeling as if I'm appearing for something or I'm being examined. It was extremely two-way conversation and a very relaxed environment. So I think that was very good. Okay. So the questions were technical or related to your work profile? So the questions majorly pertain to my own profile, about my educational background and all, and about my work profile. So a lot of the questions were based on profile, and there were a few technical questions also relating to MPC and other stuff, but a lot of it was pertaining to the profile aspect. ओके। सोनी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, इस प्रिपरेशन जर्नी में कई बार क्या होता है, हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे तुमने 24 में अपेयर किए थे, या एमएन इस साल भी अगर प्रिपेयर किया, या अगर को फ्यूचर के स्टूडेंट्स को गाइड करना होता कि नहीं ये मिस्टेक्स मैंने की थी तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि ये अदर स्टूडेंट्स ना करें, ऐसी कोई मिस्टेक्स या लर्निंग्स फ्रॉम योर प्रिपरेशन जर्नी? सर वन थिंग जो मैं शेयर करना चाहूँगी, आई थिंक एट टाइम्स जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो चीज़ें अप डाउन जाती हैं. देर आर डेज व्हेन वी आर नॉट एबल टू डू वेल. सो ऑन दोज डेज वी शुड नॉट थिंक दैट वी कांट डू इट. दोज आर द डेज दैट कम्स इन एवरीबडीज लाइफ. उस दिन हम कितना बेटर परफॉर्म कर लेते हैं, दैट इज़ वॉट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन. So 2024 में I could not pull up myself very well, and I think that is what changed this year, which actually helped me clear the examination. So I think that mistake one should not repeat. One more I would like to highlight, that one should not go for multiple sources, because I think it wastes a lot of time और बहुत पैनिक क्रिएट करता है. तो मटेरियल सारे मतलब मटेरियल अच्छे होते हैं, जस्ट दैट हमें अच्छे से समझना चाहिए उसी चीज़ को. अगर कहीं पे कंसेप्ट क्लैरिटी की लैकिंग है तो वो क्लियर करके अगर हम उसी मटेरियल को ओवर एंड अगेन रिवाइज करें, आई थिंक दैट इज़ मोर हेल्पफुल देन गोइंग फॉर मल्टीपल मटेरियल. ओके, तो सोनी, हमने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली है, स्ट्रेटजी क्या कैसे पढ़ा, क्या सोर्सेज थे. एनी एडवाइस फॉर फ्यूचर एस्पायरेंट? Sir, I would say that one thing I can say that yes, in case somebody is planning to appear for regulatory body examinations, I'm not endorsing this honestly, but yes, they can go ahead with CGB because the material provided is really good. And yes, just work every day. Do not believe that things are very difficult and you won't be able to make it. No, everybody can make it. It's just that you know what you should do and just do it. So you'll get there. Okay. So thank you, Sony, for this wonderful session and for sharing your insights of your journey. And I wish you good luck for your future journey. एंड स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए. अगर आपको भी ऐसे ही इंटरव्यू देने हैं, हमारी सीरीज़ सपनों से सिलेक्शन तक में आना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, हार्ड वर्क करें, सक्सेस जरूर मिलेगी. अपने आप पे बिलीव करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Thank you so much, sir.